हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। आज हम सब फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बच गया था न्यू पार्ट वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यू पार्ट समझिएगा थोड़ा बढ़िया तरीके से। आज जो हम सब पढ़ेंगे उसका नाम है फैराडे लॉ। ये दो तीन टॉपिक जो बच गया था वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक हम सब कर लेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेगा हम सबको सब बनाना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे वो क्वेश्चन सब बना रहे हैं, जहां दिक्कत हो रही है हम सॉल्व भी कर रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत होगा फिर से आप व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से बताया जाएगा। इसमें हम सब अभी थ्योरी जो बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम सब वो पढ़ेंगे। तो उसका नाम क्या है, आज जो टॉपिक नया है उसका नाम है फैराडेज लॉ। ध्यान से देखिएगा, फैराडेज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फैराडेज लॉ हर बार अल्टरनेट में लगभग उससे क्वेश्चन या थ्योरी पूछता है। तो होता है क्या फैराडे लॉ, आसान लगेगा, आप अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इसका पूरा नाम था माइकल फैराडे। इसका पूरा नाम क्या था, माइकल फैराडे की बात कर रहे हैं। माइकल फैराडे ये बात कर रहे हैं 1834 का। कब, 1834 का। लेकिन किसी किसी बुक में अलग अलग दिया है, 35 भी दे दिया, एक बुक तो 36 भी दिया है। आप अभी 34 लिखेंगे। 1834 में फैराडे ने एक रूल दिया था इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर, जिसे आप क्या बोलते हो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी क्या होगा, इन 1834 फैराडे gave a rule law on the basis of electricity which is known as Faraday's law of electricity, Faraday's law of electrolysis. Okay, there are two types of law, there are two types of law. ठीक है, दो लॉ दिया था, there are two types. कौन कौन, एक का नाम रखा था फर्स्ट लॉ, एक का नाम रखा था सेकंड लॉ। ये दोनों लॉ पर लॉ आपको करना है और दोनों पर प्रॉब्लम भी पूछता है, प्रॉब्लम भी आपको करने हैं। ये टू लॉ है, एक का नाम है फर्स्ट लॉ, एक का नाम है फर्स्ट लॉ और एक का नाम क्या है, सेकंड लॉ। एक का नाम है फर्स्ट लॉ और एक का नाम क्या है, सेकंड लॉ। तो अभी सबसे पहले हम सब फर्स्ट लॉ को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या दिया है, फर्स्ट लॉ क्या बोला है, फर्स्ट लॉ क्या बोला है, जो किसी भी इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड मतलब क्या बोल रहे हैं, रॉड की बात कर रहे हैं ना, वो किसमें डिप्ट होता है, सॉल्यूशंस में। किसी सॉल्यूशंस में डिप्ट रहता है, पढ़े होंगे CuSO4 का सॉल्यूशंस है उसमें कॉपर रॉड को डिप्ट करो, ZnSO4 का सॉल्यूशन है उसमें जिंक रॉड को डिप्ट करो, है ना। रॉड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, ये तो पढ़ते हो, यू नो वेरी वेल, आप पहले से ही अच्छे तरीके से जानते हो आप। तो इसी में क्या बोला, जो अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस जो होगा, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, चार्ज का। ये रूल दिया था, छोटा सा रूल दिया था। तो अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, चार्ज का, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। यही लॉ दिया था, यही रूल दिया था। तो क्या बोला, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस को लिखा क्या, m से, स्मॉल m से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इसे बोलेंगे चार्ज। चार्ज को किससे लिखते हैं, कैपिटल Q से। यही लॉ दिया था। तो आप क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, ये लिखने वाले हैं। अब इसको जब ये हटाएंगे आप, तो क्या रूल है, रूल क्या है, कांस्टेंट लगेगा। ये हटाते हैं तो कांस्टेंट आते हैं, m इक्वल्स हो जाएगा क्या आपका, z into q। z यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है, और q हमारा क्या है, चार्ज है। और हम सब पहले से जानते हैं q इक्वल्स क्या होता है, I into q, I into t। q इक्वल्स हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है, I into t। ये I हमारा जो है करंट है, ये होना चाहिए एम्पियर में, और t जो है ये क्या है, टाइम। टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में। ठीक है, तो q इक्वल्स होता है I t, यानी q इक्वल्स I into t होता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, m और z की जगह पर z लिखेंगे, और q जो है, q की जगह पर क्या लिखेंगे, I into t लिखना पड़ेगा, I into t लिखना पड़ेगा, यानी m इक्वल्स z into I into t हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कभी भी आएगा, इसी पर प्रॉब्लम बनाने वाले हैं।
अब देखिए यहाँ पर यदि I हमारा 1 एम्पियर हो जाए और T हमारा 1 सेकेंड हो जाए, I हमारा 1 एम्पियर हो जाए, T हमारा 1 सेकेंड हो जाए, Q बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब क्या होगा कांस्टेंट। तब हम सब लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए लिखते हैं इफ I इक्वल्स जो होगा ये 1 एम्पियर एंड T इक्वल्स हम सबका 1 सेकेंड हो जाए तो क्या होगा, Q इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी मतलब क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी लिख सकते हैं M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो सकता है Z लिख सकते हैं। तब यहाँ से Q हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाए, 1 हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है Z हो सकता है। तो यदि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z लिख सकते हैं यानी M1 by M2 इक्वल्स क्या हो सकता है Z1 by Z2, ये लिख सकते हैं हम लोग, यही आपको डिराइव करके दिखाना है। ठीक है, जल्दी से एक बार 30 सेकंड में फिर से समझ जाते हैं और इसको हम लोग पूरे के पूरे फिर से लिख लेंगे। हम क्या बोले समझिएगा, in 1834 Michael Faraday gave a law on the basis of electricity which is known as Faraday law of electrolysis। ये लिखेंगे there are two types of law, first one is first law of electrolysis, second one is second law of electrolysis। what is first law of electrolysis है ना, this law states that this law that means Faraday's law states that amount of the substances producing an electrode में जो produce करेगा is directly proportional to the quantity of electricity है ना, that you can say also what charge can be written as M directly proportional to Q, और ये directly proportional हटाएंगे M equals Z into Q, we have Q equals I into T, that's why you put M equals Z into I into T। if I equals 1 ampere, T equals 1 second, that means Q equals constant, then you can also write M is directly proportional to Z, now M1 by M2 equals Z1 by Z2। यही आपको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से दिखा देना है और अच्छे से लिख देना है। ठीक है, लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे, इस पर प्रॉब्लम भी बनाएंगे, पहले थ्योरी जो है वो लिख लीजिए आप। तो हेडिंग डालिएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लिखिए in 1834 Michael Faraday gave a law on the basis of electricity which is known as Faraday law of electrolysis फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करो, फिर लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ। फर्स्ट में लिखिएगा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें लिखिएगा दिस लॉ स्टेट्स दैट amount of the substances producing an electrode is directly proportional to the amount of the substances producing an electrode is directly proportional to the quantity of electricity or charge। ठीक है, और ये पूरे के पूरे लिख के दिखा दो, यहां तक लिख के दिखा दो। M क्या है, Z क्या है, Q क्या है, सब आपको पता है, जल्दी से यहां तक लिख के दिखा दो। देखिए अब बच गया है क्या, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ समझिएगा, फैराडेज का फर्स्ट लॉ आपने अभी देखा है, फैराडे का फर्स्ट लॉ में क्या है M इक्वल्स Z into I into T लिखेंगे। अब सेकेंड लॉ क्या होता है समझिएगा, यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास, एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशंस डिफरेंट है, इसे बोलेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड, ये मतलब क्या होगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता होगा, है ना,
उसी ने बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वर्ड मतलब क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करता होगा, पास करता होगा, परमिट करता होगा, ठीक है, अलाउ टू परमिट ना, उसे बोलेंगे। तो टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, दो डिफरेंट है, इसमें जिंक सल्फेट समझना बात को, सेकंड समझना, सेकंड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्या जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट भी हो सकता है? एल्युमिनियम सल्फेट नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स रखने हैं, NaCl ले लो, KCl ले लो, कोई अलग अलग, हाँ जिंक सल्फेट दोनों सेम नहीं ले सकते हैं, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लीजिए, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लीजिए और दोनों डिफरेंट सॉल्यूशंस में करंट सेम डालना है ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम डालना है। क्या बोले समझिए, सेम करंट पास करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट है, ये जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट, ये NaCl, तो ये KCl, दोनों जो है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट है, लेकिन करंट दोनों में सेम डाल रहे हैं। दोनों सॉल्यूशंस अलग है, यहाँ पर कुछ अलग से मैटर है, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर आम है, यहाँ पर इमली है, अलग अलग है, लेकिन करंट दोनों में सेम डालेंगे। यहाँ पर 5 एम्पीयर, इसमें भी 5 एम्पीयर, लेकिन दोनों अलग अलग सबस्टेंसेस है। दैट मींस टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में जब सेम करंट डाल रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, तो अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस जो होता है सॉल्यूशंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट का। बस यही स्टेटमेंट लिखना है, यानी अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस जो होगा, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस को किससे, m से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट किसका लिखते हैं, E। ये कब होगा, ये कब होगा, जब सेम करंट फ्लो करेंगे, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा है आपको, E के बराबर, ठीक है। तो अब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है, तो इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको लिख सकते हैं हम लोग m1 by m2 इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1 by E2। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका रूल तो यही है, यही लिख सकते हैं। m1 by m2 इक्वल्स क्या होगा, E1 by E2, फर्स्ट इलेक्ट्रोड के लिए और सेकंड इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगा। अब जब m1 by m2 एक फार्मूला था फ्रॉम फर्स्ट लॉ, m1 by m2 इक्वल्स क्या होता था, Z1 by Z2, ये होता था कि नहीं। तो इसका मतलब m1 by m2 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग Z1 by Z2 इक्वल्स क्या होगा आपका, E1 by E2। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ m1 by m2 इक्वल्स होता है Z1 by Z2, अभी तो पढ़ाए आपको, ठीक है, ये होता है, इसलिए m1 by m2 की जगह पर Z1 by Z2 आप लिख सकते हैं। अब Z1 by Z2 इक्वल्स E1 by E2 है, यदि सेम है, इसका मतलब आप यह भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यह भी लिख सकते हैं कि E जो है, देखिए यहाँ पर E और Z में सेम ना प्रोपोर्शनल है, यहाँ E1 है तो Z1 है, E2 है तो Z2 है, M है E है, M1 है E1 है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही ना रूल बताता है। यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो सकता है, Z का, क्योंकि एक आपस में एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। देखिए E1 तो Z1, Z2 तो E2 सेम प्रोपोर्शनल है, इसलिए यू कैन राइट आल्सो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z लिख सकते हैं। तो E प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, Z होगा। लेकिन ये हटाएंगे तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा, E इक्वल्स हो जाएगा आपका F into Z, E इक्वल्स F into Z। Z भी हमारा कांस्टेंट है, याद होगा, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है, E इक्विवेलेंट वेट है, और F हमारा क्या है, फैराडे कांस्टेंट। F हमारा क्या है, फैराडे कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, 96500 कूलम, 96500 कूलम। इसका मतलब आप क्या समझे, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसमें सेम करंट फ्लो कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस जो है सॉल्यूशंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, E से। इसका मतलब आप लिखेंगे क्या, इसमें हम ये बताना चाहते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट, है ना, दिस लॉ स्टेट्स दैट
quantity same when same quantity of electricity is passed through the solution at different electrodes, yes or no, at different electrodes, then amount of the substances is directly proportional to the equivalent weight of the substances and you can write something. Okay, understand? अब लिखेंगे हम लोग इसमें क्या, यहाँ पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे और ये सारे जो समझे हैं उसको एज इट इज उतारने हैं। जल्दी से आप लिखिएगा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसे। दिस लॉ स्टेट्स दैट comma when same quantity of electricity is passed through the solution at different electrodes, different होना चाहिए, at different electrolytes लिखना, at different electrolytes, solutions different होना चाहिए, at different electrolytes, comma amount of the substances M is directly proportional to the equivalent weight of the substances E। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके इट कैन बी रिटन एज, और ये सारे के सारे अच्छे तरीके से दिखा दीजिए। हो गया। अब देखिए इससे थोड़ा और आगे हम सब बढ़ रहे हैं, अब दोनों का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्मूला हम सबको पता रहना चाहिए। अब देखिए एक फॉर्मूला आया m इक्वल्स z इंटू आई इंटू टी आया था, और एक फॉर्मूला आया था E इक्वल्स f इंटू जेड है ना, E इक्वल्स f इंटू जेड आया था। एक फॉर्मूला और छोटा सा है, एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या चार्ज जो होता है Q इक्वल्स होता है ये n इंटू f। n जो है यहाँ Q तो हमारा चार्ज है, ये किसमें होगा, कूलम्ब में आएगा, और n जो होता है ये वैलेंसी है, किसका, आयंस का, वैलेंसी ऑफ आयंस होगा, आयन जो है उसका वैलेंसी है, या आप n इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, ये चार्ज होगा, और f हमारा फैराडे कांस्टेंट है, ये 96500 कूलम्ब होता है। ये वैल्यू फिक्स है, ये पहले से ऑलरेडी आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है। अब देखिए Q इक्वल्स n इंटू f, इसका यूज कहां पर करना है और यूज कैसे होता है ये समझिए। अब मान लीजिए यहां पर दे देगा ये एल्युमिनियम दिया हुआ है, इस पर +3, ये अब आपके बुक में इसे बैलेंस करके दिया हुआ, आपको बैलेंस करने की सबको आवश्यकता नहीं है। इसमें चार्ज क्या है, हाँ बैलेंस आते रहना चाहिए। इसको बैलेंस एल्युमिनियम n+3 से क्या होगा, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन ये करो तो ये एल्युमिनियम बन गया, है ना। तो इसमें क्या है Q इक्वल्स n इंटू f, ये एल्युमिनियम कितना मोल है, 1 मोल है, आगे में जो रहता है वो 1 मोल है। तो Q इक्वल्स क्या होता है, Q इक्वल्स लिखेंगे आपका n इंटू f, यहाँ पर n कितना है आपको 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू f। f का वैल्यू जानते हो आंसर f 96500, f में पूछेगा तो f ही डाले तो, या कूलम्ब में पूछेगा तो इसका f की जगह पर क्या करोगे 96500 कूलम्ब डाल दो आंसर। आपका बोलेगा बताइए इस बार, है ना, बोलेगा यहाँ पर Na पर प्लस, इस पर कैसे होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, यहाँ पर Na बैलेंस हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर Q इक्वल्स सब आप NF लिखोगे, Q इक्वल्स सब आप NF लिखोगे तो N यहाँ पर कितना है पता है आपको, तो 1 है, चार्ज यहाँ 1 इंटू f, ये क्या होगा आंसर 1 इंटू 96500 कूलम्ब, यू कैन राइट आल्सो, यस और नो। तो ऐसे हो सकता है, तो इस टाइप का ये लिखेगा कितना रिड्यूस होगा, कितना कूलम्ब का रिड्यूस होगा, ऐसे मिलता है ना। लिखेंगे 1 मोल Al+3 रिड्यूस कितना 3f, 1 मोल ऑफ Na प्लस रिड्यूस हाउ मच कितना 1f। अब Mg+2 रहेगा, इसका 2f नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो ये बच्चा इजी में देखता है बता देता है, बच्चा फंसता कहां है वो देखते हैं, आप फंसते कहां,
है ना। अब बोलेगा चार्ज निकालने के लिए, ये चार्ज ही निकाल रहे हैं ना, या बोलेगा हाउ मेनी कूलम्स, बात तो बराबर है, चार्ज पूछे या कूलम्स पूछे, कूलम ही तो चार्ज है। अब इसमें तो आप बना ही देते हो Q इक्वल्स NF, याद रखना Q इक्वल्स क्या होता है N into F, याद रखना। अब इसका देखिए और कैसे बना सकते हैं, हमें N चाहिए, F हमें पता है, तो N इसमें तो दे देगा Fg+2 पर बना लेंगे, Fe+2 पर तो 2F होगा, Fe+3 पर 3F होगा, जो चार्ज दिया रहेगा बना देंगे। आपको आयनिक कैसे दे देता है समझिएगा, बोलेगा एक रिएक्शन दे देगा, यहां पर बताएंगे कि यहां पर Al2O3 है, ठीक है, और इससे बोल देगा क्या Al+3। अब बोलेगा बताइए Al+3, अब बताइए कितना N है। अब इस टाइप का देगा तब बच्चा कंफ्यूज करता है, ये आयनिक इक्वेशन है। आयनिक इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दो तरीके से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। फिर भी यदि भूल जाते हैं तो आप देखिए इसको बैलेंस कैसे करते हैं। इसको पहले बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले रूल क्या था, मेटल को बैलेंस करिए। फर्स्टली बैलेंस द मेटल्स, एल्युमिनियम यहां पर 2 है, एल्युमिनियम यहां पर क्या है 1 है, ये तो चार्ज में है 3, एल्युमिनियम तो 1 है, तो क्या करना पड़ेगा 2 से इसे बैलेंस करना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड में क्या था बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन एड वाटर वेयर ऑक्सीजन इज लेस एट दिस साइड ऑफ वाटर, यस और नो। यानी क्या होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या जोड़ना होता है, वाटर को जोड़ना होता है। हम बात कर रहे हैं एसिडिक का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3, इस साइड में ऑक्सीजन तो नहीं है, नहीं ऑक्सीजन है तो क्या करना होगा 3H2O को जोड़ना होगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या होगा, थर्ड कंडीशन में क्या था आपको पता होगा, ये H बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते हैं, है ना, टू बैलेंस हाइड्रोजन एड H प्लस आयंस, H यहाँ पर क्या है 3 2 6H है, तो 6H है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6H, 6H पर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 6H, H होगा कि नहीं, यहाँ पर क्या हो गया 6H पर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 6 हो गया यहाँ पर प्लस। ऐसे बैलेंस आप करेंगे कि नहीं बैलेंस करेंगे, तो इस टाइप का बैलेंस करना है। अब बैलेंस हो गया, अब दोनों साइड में आयंस कितना है 6 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर Q इक्वल्स क्या लिखेंगे NF, N यहाँ पर कितना है 2 3 6 हो गया, यहाँ पर 6F। ऐसे करते हैं, फिर से समझिए, चलिए हम लोग के पास फिर से देते हैं आपको यहाँ पर Mn, चलो Mn ऐसे यहाँ पर है Cr+3 से बन रहा है आपका Cr2O3, ऐसे दिया हुआ है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पर Cr+3 है, Cr2O3 है, इसको कर देते हैं Cr2O7 -2, इतना बड़ा कर दिया है। ये सब जानते हैं आप, फिर भी समझिए कि Cr यहाँ पर 1 है, Cr यहाँ पर 2 है। फर्स्टली बैलेंस द मेटल और सॉलिड, यू नो वेरी वेल ऑलरेडी, दैट मींस Cr1 Cr2 तो मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 से। अब क्या बैलेंस करेंगे, सेकंड में ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, 7 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करना होगा 7H2O जोड़ना होगा। अब H कितना है 7 2 14H, इस साइड में क्या करना पड़ेगा आपका 14H पर प्लस, सब बैलेंस हो गया। उस पर आयन इधर 2 3 6 है, 2 3 6 है, और इधर क्या होगा 14 में से 2 गया कितना 12, इधर 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन यही में N है, Q इक्वल्स क्या हो जाएगा NF, यानी क्या होगा ये 6 into F। इस तरीके से भी आप किसी का भी आयनिक इक्वेशन करके बैलेंस करके Q इक्वल्स NF बना सकते हैं। हाँ, नया बच्चा जो आए हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन और पढ़े नहीं होंगे 11th में, यदि उसको दिक्कत होगा मुझे बताना, सर मुझे बता दो, फिर से हम अलग से एक क्लास एसिडिक का और बेसिक का बताएंगे, क्योंकि इसमें एसिडिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये एसिडिक में है, जो बच्चा ऑलरेडी पहले से हमसे पढ़ रहे उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, वो देखेंगे बोले सर ये तो पता ही है, एसिडिक बेसिक हम जानते हैं, ढेर सारा आपने बनाया, ठीक है। लेकिन जो नया बच्चा आए हैं मुझे पता है थोड़ा उनको दिक्कत हुई होगी, तो उसको वो मुझे मैसेज कर दिएगा सर इसमें मुझे दिक्कत है। समझ गए होंगे तो कोई बात नहीं समझे होंगे तो बोलेंगे सर इसमें मुझे थोड़ा दिक्कत है, हम उसको फिर से आपको बता देंगे। ये इस टाइप का रहेगा Q इक्वल्स N into F, इस टाइप का। अब इसी पर हम सब और सब प्रॉब्लम देखेंगे।
जल्दी से ही होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, दो चार क्वेश्चन हम सब कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या हुआ है, 0. हर टाइप का क्वेश्चन समझिए, लिखा हुआ 0.178 ग्राम ऑफ कॉपर, ये कॉपर का वेट है, कॉपर डिपॉजिटेड बाय ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, करंट दिया हुआ है इन 50 मिनट, 50 मिनट। फिर लिखा हुआ व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, कॉपर कितना होगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देगा आपको गिवन लिखना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है। यहां पर लिखते हैं सबसे पहले क्या आंसर, गिवन। तो लिखा हुआ है क्या 0.178 ग्राम ऑफ कॉपर, ये दिया हुआ है गिवन में, क्या मास दिया हुआ है कॉपर का, वेट जो दिया हुआ है कॉपर का कितना दिया हुआ है, यहां पर 0.1978 ग्राम दिया है कॉपर का, बाय ए करंट ऑफ, करंट मतलब क्या होगा, आई दिया है 0.2 एम्पियर, और टाइम दिया है 50 मिनट। टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तो t इक्वल्स क्या होगा, 50 मिनट को क्या करेंगे सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो यहां पर 3000 हो जाएगा, सेकेंड होगा कि नहीं, ये हो जाएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, कॉपर का बोल रहा है जो क्या इक्विवेलेंट होगा, ये क्या इक्विवेलेंट वेट होगा कॉपर का कितना होगा, ये दिया हुआ कितना ग्राम के लिए कितना होगा, ये बताइए। तो कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए Q का हम लोग Q का तो लेना ही है, ये जो दिया हुआ है ये कितना कूलम्ब के लिए होगा, ये जो वेट दिया हुआ है ये कौन डाटा पर दिया है, 0.2 एम्पियर 50 मिनट डाटा पर दिया हुआ है ना, इतना डाटा पर नहीं, इतना कॉपर का वेट है, तो एक कूलम्ब के लिए कितना होना चाहिए, क्योंकि जो भी निकालेंगे एक कूलम्ब के लिए निकालना है ना, ये तो दिया हुआ इतना कूलम्ब के लिए इतना ग्राम है, इतना एम्पियर इतना करंट, यानी करंट इनटू एम्पियर क्या होता है, कूलम्ब ही तो होता है, करंट इनटू एम्पियर इतना कूलम्ब के लिए इतना ग्राम दिया हुआ है, तो एक कूलम्ब के लिए एक्चुअली कितना होगा, जो भी निकालेंगे तो हम लोग एक कूलम्ब के लिए निकालना है। क्या बोला, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर के लिए, तो अब देखिए हम जानते हैं वी हैव एक फार्मूला जानते हैं, Q इक्वल्स होता है I इनटू T, तो I हमारा कितना है, I हमारा कितना है, ध्यान से देखिएगा, तो देखिए लाइट बीच में कर रही थी, तो क्या होगा Q इक्वल्स I T, I कितना है हम सबके पास, I है हमारा 0.2 और T कितना है, T लिख लेते हैं यहाँ पर 3000, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 600 कूलम्ब आएगा, तो 600 कूलम्ब में ये दिया हुआ इतना कॉपर, यही है ये जो दिया हुआ है इतना ग्राम कॉपर, ये किसके लिए है, 600 कूलम्ब के लिए दिया हुआ है ना, जो डाटा दिया हुआ है सबके लिए डाटा तो सेम होगा, तो 600 कूलम्ब के लिए इतना दिया हुआ है आपका, तो ये बोलता है क्या व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, कॉपर निकालिए कितना कॉपर होगा, तो कितना के लिए निकालना है आपको, एक कूलम्ब के लिए निकालना है एक्चुअली, क्योंकि जो भी निकालेंगे तो एक कूलम्ब के लिए निकालना है, कितना कॉपर होगा, तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पर ये ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखते हैं 600 कूलम्ब डिपॉजिटेड जो है, डिपॉजिटेड कितना के लिए है 0.1978 ग्राम, इसलिए 1 कॉपर कूलम्ब के लिए जो कितना होगा डिपॉजिटेड कितना कॉपर होगा, कितना ग्राम कॉपर में है, ये कितना होगा 0.1978 बाय में क्या होगा 600 ग्राम क्या हो जाएगा कॉपर, इस टाइप का रहेगा, तो आप ऐसे करिए, ठीक है, इस टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, जल्दी से इसको कर लीजिए। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, अब देखिए फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी आवर्स, आवर पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आवर में, ठीक है, does it take to reduce 3 mole of Fe+3 to Fe+2 with 2.0 ampere current,
रिड्यूस क्या आ रहा है, Fe+3 से रिड्यूस होके क्या बन रहा है, Fe+2 बन रहा है। यानी देखिए यहाँ पर गिवन इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या बोल रहा है, Fe+3 रिड्यूस होके क्या बन रहा है, Fe+2 बन रहा है। यहाँ पर बैलेंस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक घटा दीजिए बन जाएगा, बैलेंस हो गया। तो Q इक्वल्स क्या होता है, N × F। N यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, Q बराबर NF, N × 1 1F, यानी 1 मोल Fe+3 में कितना होगा, 1F होगा। यहाँ पर देखा रिड्यूस क्यों हो रहा है, यहाँ पर E+2 यहाँ पर E+2, एक इलेक्ट्रॉन कितना बैलेंस किया, जितना इलेक्ट्रॉन बचता है तो वही होता है, यानी क्या होगा 1 मोल, यानी यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन जो कर रहे हैं आप, रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Fe+3 जो होगा वो क्या होगा 1F, यानी 1F के जगह पर क्या 96,500 कूलम होगा, यही होगा, ये होगा 1 मोल के लिए। तो कितना मोल के लिए पूछा है, 3 मोल के लिए, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 3 मोल ऑफ Fe+3 रिड्यूस क्या करेगा, कितना मोल होगा, 3 × 96500 कूलम, यही होगा। ये क्या आया है, ये जो आया है ये तो क्यू न है, चार्ज न है, कूलम में है तो क्या होगा, चार्ज है। आपको पूछ क्या रहा है, टाइम, तो क्या जानते हैं आप, वी हैव एक फार्मूला और जानते हैं, Q इक्वल्स क्या जानते हैं आप, I × T। तो Q कितना है, देखिए Q है इतना आपका 3 × 96500, I कितना है, I देखिए लिखा हुआ है 2 एम्पियर, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये 2 एम्पियर, T नहीं पता है, T निकालना है, लेकिन T जो ये आएगा ये तो सेकंड में ना आएगा, आपको किस में चाहिए, मिनट में नहीं चाहिए, आवर में चाहिए। तो T इक्वल्स क्या हो जाएगा, T इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पर क्या 3 × 96500 बाय में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ये किस में आएगा, सेकंड में। अब इसको बनाना है क्या, आवर में, तो आवर बनाना है तो क्या कर सकते हैं, 3 × 96500 बाय 2, सेकंड में है 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिनट, और फिर 60 से कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, आवर। जो भी होगा इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा आप इस टाइप का बनाओगे, जल्दी से आप ये कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से ये कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप का ये क्वेश्चन रहता है तो कैसे बनाएंगे समझिए। लिखा हुआ हाउ मेनी मोल्स, मोल पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 1.0 HgNO3 सॉल्यूशन विद ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट दिया, ये कोई मोलरिटी का कोई मतलब है इसमें तो होता नहीं है, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है, गिवन है क्या, करंट, यानी I इक्वल्स क्या दिया हुआ है 2 एम्पियर, और ये फॉर 3 आवर्स, ये क्या दिया हुआ है, टाइम कितना है 3 आवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी विल बी इलेक्ट्रोलाइजिंग, मरकरी इलेक्ट्रोलाइजिंग हो रहा है, तो मरकरी क्या होता है, मरकरी का वैलेंसी कितना हो 2, कैसे समझे, देखिए 2 दिया हुआ है ना, क्योंकि 2 वैलेंसी है तभी तो इसके पास गया, Hg+2 से क्या बनेगा हमारा Hg, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। तो Q इक्वल्स यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर होगा Q इक्वल्स N × F, यानी N कितना है यहाँ पर 2F होगा, यानी 1 मोल के लिए 2F रिड्यूस हो रहा है ना। और एक फार्मूला क्या जानते हैं, Q इक्वल्स I × T जानते हैं आप, यही दो फार्मूला जानते हैं आप। तो I इक्वल्स कितना है हमारा 2 और T कितना है 3 और आवर्स में है, इसको सेकंड में बदलना है ना, तो रूल है इसको यहाँ 60 × 60 कर दीजिए, ये आ जाएगा किसमें आपका सेकंड में, ये आ जाएगा आपका किसमें, ये Q आ गया, इसमें Q आ गया कितना, इतना कूलम हो गया। तो इतना कूलम के लिए पूछ रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी, मरकरी कितना मोल्स होगा प्रोड्यूस्ड बाय इतना विद ए करंट, इतना करंट और इतना टाइम है दिया हुआ है, तो कितना मोल होगा मरकरी का। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 1 मोल मरकरी जो है 1 मोल Hg+2 जो रिड्यूस करेगा कितना, रिड्यूस करेगा 2F, 2F करेगा, 2F मतलब क्या हो गया 2 ×
1.6500 कूलम होगा कि नहीं? तो 1 कूलम के लिए कितना करेगा, कितना मोल? तो इसलिए यहाँ पर 1 कूलम के लिए कितना रिड्यूस करेगा, 1 बाय में हो जाएगा 2 × 96500 मोल 1 कूलम के लिए। तो इतना ही मोल हो सकता है। तो कितना मोल के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, कहां पर, ये इतना कूलम के लिए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए therefore 2 × 3 × 60 × 60 कूलम के लिए क्या हो सकता है, यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 3 × 60 × 60 और बाय में क्या होगा 2 × 96500 जितना होगा इतना मोल्स ऑफ Hg रिड्यूस होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बनाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन सब रहता है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप सब बनाइएगा। इससे आगे हम सब और भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छे तरीके से करिए, कंटिन्यू वीडियो जो है हम सब के सब वो डालने वाले हैं। अच्छे तरीके से कर लीजिए और जो दिक्कत होगा आप इस पर बिल्कुल पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इससे आगे करेंगे। कुछ थ्योरी और बचा हुआ है, उस थ्योरी के बाद हम सब आ जाएंगे प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम लगेगा एक दो क्लास में, उसके बाद ये चैप्टर को तय करेंगे। तब तक के लिए